अभी तक नासा ने 5000 से शायद एक्सोप्लैनेट्स को फाइंड कर लिया है। एक्सोप्लैनेट उनको कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी दूसरे स्टार को ऑर्बिट कर रहे हों। इनमें ज्यादातर अजीबोगरीब प्लैनेट हैं, लेकिन बहुत कम सितारे ऐसे हैं जो हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हों। यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इस पानी में लाइफ मौजूद हो। इसीलिए नासा और कई दूसरी स्पेस एजेंसीज जमीन जैसे सितारे को फाइंड करने में लगी हैं ताकि उन पर लाइफ को फाइंड किया जा सके। लेकिन अभी तक साइंसदानों को जमीन से बाहर लाइफ का एक भी सबूत नहीं मिला जिसे देखकर 100% ये कहा जा सके कि वहाँ पर लाइफ मौजूद है। लेकिन साइंसदानों को हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है, यहाँ पर लाइफ के होने की बातें की जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ सैटर्न के छठे मून एनसेलेडस की, जिसकी ऊपर वाली सतह तो बर्फ से बनी है लेकिन इसके अंदर पानी का समुंदर मौजूद है। तो क्या साइंसदानों ने इसके अंदर लाइफ को फाइंड कर लिया है? यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2005 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के रिंग को स्टडी कर रहा था, तब इसने पहली बार एनसेलेडस को देखा जो एक बर्फीला चांद है। जिसके बाद इसने उस चांद की बहुत सारी तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में एक ऐसी चीज थी जिसने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची। ये एक चमकती हुई चीज थी जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चमक इस चांद की साउथ पोल वाली साइड से निकल रही थी। इस चमक को इस चांद से निकलते हुए आप साफ साफ देख सकते हैं। आखिर ये चमक किस चीज की थी? इस चीज के बारे में और भी अच्छे से जानने के लिए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को इस चांद के ऑर्बिट में भेजा गया और वहां जाकर कैसिनी ने उस चांद की वीडियो को जमीन पर भेजा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्टार इस चमकती हुई चीज के पीछे से गुजर रहा है। गुजरते वक्त उस स्टार की रोशनी कम हो रही थी, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चमकती हुई चीज को कैसिनी से काफी ज्यादा स्टडी किया गया और साइंसदान को पता चला कि ये चीज गीजर्स थे, यानी गर्म पानी के झरने। ये झरने से वैसे थे जैसे हमारी जमीन पर होते हैं। ये गर्म पानी इसके अंदर मौजूद समुद्र से निकल रहा था। इस चीज को देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। वो सोचने लगे कि एक चांद जो बर्फ से बना हुआ है उसके अंदर पानी का समुद्र कैसे हो सकता है। साइंसदान के मुताबिक सैटर्न की ग्रेविटी एनसेलेडस को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इस चांद में एक खिंचाव पैदा होता है। इसी खिंचाव की वजह से इसके अंदर हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर की बर्फ पिघल कर पानी में तब्दील हो चुकी है और खिंचाव की वजह से इसकी सतह में क्रैक्स आ चुके हैं। इन्हीं क्रैक्स की वजह से ये पानी गिजर्स की शक्ल में बाहर निकल रहा है। इस चीज को साइंसदानों ने प्लूम्स का नाम दिया। यहाँ एक सवाल आता है कि क्या एनसेलेडस के समुद्र में लाइफ मौजूद है? जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट इस चांद से निकलने वाले झरनों के अंदर से गुजरा, तब उसने पानी में मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिंदा चीज के बिल्डिंग ब्लॉक जैसे होते हैं। यहाँ पर कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऑक्स जैसी बहुत सारी चीजों को डिटेक्ट किया जो शायद इस चांद की सतह के अंदर छुपे समुद्र से निकल रही थी। कैसिनी से की जाने वाली ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है कि एनसेलेडस के ओशन में हैबिटेबल हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं। ऐसे ही वेंट्स अर्थ पर डार्क ओशन में मौजूद हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट से समुद्र की गहराई में एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है यहाँ पर कई जानदार सूरज की रोशनी के बगैर जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए हो सकता है एनसेलेडस के ओशन में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास लाइफ मौजूद हो। साइंसदान का कहना है कि जमीन पर लाइफ भी ऐसे ही शुरू हुई थी। एनसेलेडस के प्लूम से जो डेटा साइंसदान को मिला है उससे ये पता चलता है कि दूसरे सितारों पर लाइफ की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। कुछ साइंसदान का कहना है कि जो मॉलिक्यूल्स एनसेलेडस से मिले हैं, हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स किसी जिंदा चीज के ना हो, बल्कि हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स किसी कॉमेट और एस्टेरॉयड के जरिए उस चांद पर आए हों। क्योंकि जब इस चांद की फॉर्मेशन हो रही थी तब बहुत सारे एस्टेरॉयड और कॉमेट्स इस चांद से टकरा रहे थे, जिसकी वजह से उस पर मीथेन और दूसरे मॉलिक्यूल्स आके होंगे। लेकिन बहुत कम साइंसदान इस बात पर यकीन करते हैं।
ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इस चांद के अंदर जो समुद्र है वहाँ पर छोटी माइक्रो लाइफ हो सकती है। क्या सच में वहाँ पर लाइफ मौजूद है? इसके बारे में जानने के लिए साइंसदान को वहाँ पर मिशन भेजना होगा। इसीलिए सैटर्न के मून्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए नासा आने वाले 10 सालों में कई मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें ESA का जूस स्पेसक्राफ्ट और नासा का यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट शामिल है। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की खासियत ये है कि इनमें ड्रिलिंग मशीन लगी होगी, जिससे किसी भी सियारे की सतह के अंदर मौजूद ओशन को स्टडी किया जा सकता है। इसीलिए इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से सैटर्न के चांद एनसीलेडस के अंदर मौजूद ओशन को फाइंड करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी एनसीलेडस पर मिशन भेजने के लिए फंड नहीं कर रही। उनके मुताबिक एनसीलेडस पर पहले से ही क्रैक्स मौजूद हैं, जिनसे पानी निकलकर स्पेस में जा रहा है। इसीलिए वहां पर ड्रिलिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन स्पेस एजेंसीज के साइंसदान का कहना है कि वो ऐसा मिशन लॉन्च करना चाहते हैं जो सैटर्न के ऑर्बिट में रहते हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर पाए। अगर नासा ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेज पाता है तो इससे स्पेस में रहते हुए एनसीलेडस के अंदर छुपी चीजों के बारे में आसानी से पता चल सकता है। वो स्पेसक्राफ्ट इसके गिर्द ऑर्बिट करते हुए इस चांद की सरफेस को भी देख पाएगा, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर कई मॉलिक्यूल्स के मटेरियल भी मिल सकते हैं। इससे ये भी पता चल पाएगा कि इस चांद के अंदर ओशियन है या नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए एक मिशन का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसका नाम ऑर्बिट लैंडर रखा गया। ये पहले एनसीलेडस को ऑर्बिट करेगा और फिर इस पर लैंड करेगा और इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर लाइफ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर इस कंसेप्ट को फाइनल किया जाता है तो ये मिशन 2038 तक कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा एक और मिशन के आइडिया को डिस्कस किया जा रहा था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रिपोर्ट्स को एनसीलेडस के अंदर छोड़ा जाएगा। ये रिपोर्ट उस समुद्र की कंपोजिशन और वहाँ के एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। अगर नासा उस चांद पर कोई मिशन ना भी भेजे या जमीन पर लगे टेलीस्कोप की मदद से उस चांद को स्टडी किया जा सकता है। बात करते हैं एक नेबुला जिसका नाम NGC 3324 है। ये नेबुला एक बहुत बड़ी नेबुला का छोटा सा हिस्सा है, जिसका नाम कैरिना नेबुला है। ये नेबुला हमसे 7600 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस नेबुला के सेंटर में एक खाली जगह है, जिसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। असल में यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। इस तेज हवा ने यहाँ की धूल और पार्टिकल्स को एक साइड पर इकट्ठा कर दिया है, जिसकी वजह से ये जगह खाली हो चुकी है। ये इस खाली जगह का बॉर्डर है, जिसकी क्लियर इमेज को आप देख सकते हैं। यही वो इमेज है जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल थी। इसी इमेज में आप बहुत ज्यादा डस्ट के बादलों को देख सकते हैं, जिनके अंदर स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये पहली बार था जब साइंसदान इस जगह स्टार्स की फॉर्मेशन को देख रहे थे, क्योंकि जब किसी स्टार की फॉर्मेशन होती है तो उसके चारों तरफ गैस और डस्ट का बहुत बड़ा बादल बन जाता है। इन बादलों को हबल स्पेस टेलीस्कोप या किसी और टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए साइंसदान इस जगह में होने वाली स्टार्स की फॉर्मेशन को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से बादलों के पास चीजों को आसानी से देखा जा सकता है। ये इसी जगह की हबल से खींची गई इमेज है और ये जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई इमेज है। हबल इमेज में कोई स्टार नजर नहीं आ रहा, जबकि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की इमेज में आप बादलों के पार उन स्टार्स को भी देख सकते हैं जिनकी फॉर्मेशन हो रही है। ये इमेज वाकई में बहुत कमाल की है। इसके बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और इमेज को देखें। ये भी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। ये एक नेबुला है जिसका नाम NGC 3132 सॉथर्न रिंग नेबुला है। इसे प्लानिटरी नेबुला भी कहते हैं। जिस नेबुला में स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है उसे नॉर्मल नेबुला कहते हैं, और जिसमें स्टार्स खत्म हो रहे हैं उसे प्लानिटरी नेबुला कहते हैं। लेफ्ट साइड पर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई NIR इमेज है और राइट साइड पर MIRI से खींची गई इमेज है। एक प्लेनेटरी नेबुला तब बनती है जब डाइंग स्टार्स के एंड स्टेज में डस्ट और गैस ब्लास्ट होकर स्पेस में फैलती है। साइंसदानों के लिए इस डस्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे साइंटिस्ट को पता चलता है कि फ्यूचर में स्टार्स किस चीज से बनेंगे। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की खास बात यह है कि ये डस्ट की लेयर्स हटाकर अंदर का सीन क्लियर दिखाता है और इसकी इमेज हबल से बहुत ज्यादा क्लियर है। इस नेबुला के सेंटर में 2 स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं। ये 2 स्टार्स वाला सिस्टम है
जिसमें एक स्टार फट चुका है और ये जो बहुत बड़ा बादल आप देख रहे हैं ये उसी स्टार का मैटर है जो फटकर यहाँ एक रिंग की शक्ल में जमा हो गया है, जबकि दूसरा स्टार अभी फटा नहीं है। जिस वक्त ये स्टार भी फटेगा तो यहाँ एक और नेबुला बन जाएगी। इन दोनों स्टार्स की ग्रेविटी एक दूसरे पर असर करती है, जिससे नेबुला के अंदर डस्ट मिक्स होती रहती है और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन जाते हैं। ये तस्वीर वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। इसके बाद हम अपनी गैलेक्सी से बाहर चलते हैं। ये है टैरेंटुला नेबुला जो हमसे 1,61,000 लाइट ईयर दूर है। इसका नाम टैरेंटुला नेबुला इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मकड़ी जैसी लगती है। ये नेबुला कायनात के एक दौर से मिलती जुलती है जिसे कॉस्मिक नून कहते हैं। कॉस्मिक नून कायनात का वो वक्त था जब कायनात की फॉर्मेशन के 1 अरब साल बाद सबसे ज्यादा स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही थी और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने यहाँ बिल्कुल नए बनते हुए स्टार्स देख लिए हैं, जिनसे स्टार्स की फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। इसके बाद हम इस नेबुला से आगे इन 5 गैलेक्सीज के पास चलते हैं। इनको स्टीफन क्विंटन कहते हैं। ये 5 गैलेक्सीज का ग्रुप है। साइंसदान का कहना है कि इनमें से 4 गैलेक्सीज आने वाले वक्त में टकरा सकती हैं, लेकिन 2 गैलेक्सीज ऑलरेडी एक दूसरे से टकरा रही हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की वजह से हम यहाँ बहुत गर्म डस्ट को देख सकते हैं जो टक्कर के दौरान स्पेस में उड़ रही है। अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के गिर्द घूम रही हैं। यहाँ ग्रेविटी आपकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। देखने में ये हमें एक ही तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने यहाँ की तकरीबन 1000 से ज्यादा तस्वीरें खींची हैं। साइंसदानों ने इन सारी तस्वीरों को जोड़कर ये एक तस्वीर बनाई। इसी वजह से इस इमेज की डिटेल और रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसमें छोटी से छोटी चीज भी बिल्कुल क्लियर नजर आती है। अब हम जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इससे भी और दूर देखते हैं, इतनी दूर कि खुद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को भी देखना मुश्किल हो जाता है। इस इमेज को वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड इमेज कहते हैं। ये इमेज आसमान के इतने छोटे हिस्से से ली गई है कि अगर रात के आसमान की तरफ आप बाजू सीधा करके रेत का एक दाना पकड़ लो तो वो पूरा एरिया उसे एक दाने से ढक जाएगा। इतनी दूरी पर अलग अलग स्टार्स नजर ही नहीं आते, क्योंकि इतनी दूरी पर वो इतने छोटे होते हैं कि उनको देखा ही नहीं जा सकता। यहाँ जो आपको रेड कलर के छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं ये स्टार्स नहीं बल्कि गैलेक्सीज हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर एक डॉट एक गैलेक्सी है और इतनी दूरी पर इन गैलेक्सीज को भी देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर आप फिश लेंस जैसा इफेक्ट भी देख सकते हो जो ग्रेविटेशनल वार्पिंग की वजह से होता है। करीब वाली बड़ी गैलेक्सीज लाइट को मोड़ देती है, जिससे पीछे वाली गैलेक्सीज टेढ़ी मेढ़ी या स्ट्रेच होकर दिखाई देती है। अब जरा दिल की धड़कन थाम ले, क्योंकि अब हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आखिरी किनारे को देखना शुरू करते हैं। इस इमेज में कायनात की सबसे पुरानी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी मौजूद है। जब गैलेक्सी कायनात की फॉर्मेशन के कुछ टाइम बाद बनी तो उससे निकलने वाली लाइट अब जाकर जमीन तक पहुंची है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमें वो गैलेक्सी दिखाई नहीं दे रही। आखिर वो गैलेक्सी कहाँ है? उस गैलेक्सी को देखने के लिए हमें जूम इन करना होगा। इस छोटी सी लाल गैलेक्सी से आने वाली लाइट के अंदर मौजूद खास निशान को देखकर साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि लाइट कितनी ज्यादा रेड शिफ्ट हो चुकी है। रेड शिफ्ट से ये समझ आता है कि इस गैलेक्सी की लाइट कितना लंबा सफर करके हम तक पहुंची है और इसका डिस्टेंस क्या है। इस कंपोजिशन से पता चला है कि ये छोटा सा डॉट 13.1 अरब लाइट ईयर दूर है, क्योंकि साइंसदान के मुताबिक कायनात की उम्र 13.7 अरब साल मानी जाती है। तो ये गैलेक्सी उन सबसे पुरानी गैलेक्सीज में से एक है। कई जगह कायनात की उम्र 13.8 अरब साल भी बताई गई है। तो ये गैलेक्सी उन सबसे पुरानी गैलेक्सीज में से एक है जो हम कभी देख सकते हैं। अब शायद आप सोचें कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है। इस इमेज को अगर आप हबल से खींची गई इमेज से कंपेयर करें तो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की इमेज ज्यादा क्लियर और शार्प है। इसमें ज्यादा डिटेल और ज्यादा ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, हबल ने ये इमेज बनाने के लिए 10 दिन तक लगातार आसमान को देखा और छोटी सी लाइट इकट्ठी की, फिर उन सब को जोड़कर एक इमेज बनाई। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी इमेज सिर्फ आधे दिन में बना ली। इसका मतलब ये है कि अगर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इतने कम टाइम में इतनी डिटेल इमेज ले सकता है तो सोचो अगर इसे हबल जितना टाइम मिल जाए तो इमेज कितनी ज्यादा पावरफुल और डिटेल्ड हो सकती है। आपका इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं।
अल्लाह ने एक लिमिट रखी है और साइंसदान उस लिमिट तक ही जान पाते हैं, उस लिमिट से आगे नहीं जा सकते। आपका इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।